नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी मैं जिसका बताने जा रहा हूँ ना, उनका नाम है नवीन। नवीन छत्तीसगढ़ के रहने वाले और पढ़ाई करते थे, अपनी नौकरी की तैयारी भी करते थे और साथ में अपने खर्चे के लिए दो चार बच्चों का अपने घर पर, जो किराए का घर था, वहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। गरीब परिवार के थे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे के थे। फेवरेट विषय था उनका इंग्लिश, मैथ। इसमें बच्चों का ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे ताकि उनका जो छोटा मोटा खर्चा है ना, वो चल जाए। अपने परिवार पर वो बोझ नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपनी पढ़ाई भी पूरी हो जाए और जो खर्चा वर्चा है ना, सब ट्यूशन से निकल जाए। ऐसे ही उनका काम धाम चल रहा था। साल था 2009 का। तो चलें इनकी कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला। मेरा परिवार गरीबी में था, लेकिन गरीबी में रहते हुए मेरे माता पिता मुझे पढ़ाना चाहते थे, किसी योग्य बनाना चाहते थे। मेहनत मजदूरी मेरे माता पिता करते थे, परिवार करता था। कहते थे कि बेटा, तुझे हम अपने लाइन में नहीं डालेंगे, तुझे तो आगे बढ़ना है, पढ़ना है, किसी योग्य बनना है। इसके बाद मैं जो भी बेसिक शिक्षा और जो भी था गांव में किया था। आज जब मैं कॉलेज में आया ना, तो शहर में आ चुका था। मेरे माता पिता कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि खर्चा कहाँ से आएगा। हर चीज़ टाइम पर पूरा कर देते थे। धीरे धीरे मैं भी समझदार हो गया था। मैं भी जब शहर से गांव जाता था छुट्टियों में, तो देखता था अपना परिवार को, कितने कष्ट में रहते थे और मुझे हर महीना पैसा भेजते थे ताकि मैं किसी काबिल बन सकूं। अब इतनी मेहनत करते थे, मैं देख करके हिल जाता था कि मेरे लिए मेरे माता पिता, मेरा परिवार, सब कुछ इतना मेहनत कर रहा है। अब मुझे बड़ा शर्म महसूस होती थी। मैं अपने माता पिता को कहता था कि नहीं, आप लोग ऐसा काम मत करो, मेरे लिए मत करो। खास करके जितना आपने पढ़ाना था पढ़ा दिया, मैं अब आप लोगों को सेवा करूंगा। लेकिन मेरे माता पिता कहाँ मानने वाले थे। कह थे, बेटा अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, तू पैसे की चिंता मत कर, अपना काम किए जा, पढ़ाई किए जा, हाँ हम तो देते रहेंगे। लेकिन मैं समझ गया था कि माता पिता को मैं ज़्यादा अब दुखी नहीं देखने वाला। अब मेरा जो फेवरेट विषय था इंग्लिश, मैथ, मैं कुछ बच्चों को अपने घर पर, किराए का घर था, अब वहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। इसके बाद तो लड़कों की लाइन लग गई थी। अब मैं इतना लड़का अब किराए के घर पर कैसे करूँगा, मैनेज नहीं कर पा रहा था। लड़के थे कि मेरे से ही पढ़ना चाहते थे, मुँह मांगे पैसे दे रहे थे। खैर, मैं कुछ लड़कों को तो चूज के कर लिया था और उनको ही पढ़ाया करता था। बाकी लड़के कहते, सर मुझे क्यों, यानी कि भाई अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी भी खुद की पढ़ाई है, अब इसी में हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। खैर, मैं उतना कम लड़कों का ही ट्यूशन देता था, घर छोटा था। अब मेरे पास भी समय की कमी रहती थी, मेरा खुद की भी पढ़ाई था। मैं तो ट्यूशन इसलिए किया था कि ताकि मैं माता पिता पर बोझ ना बनूं, अपना खर्चा मैं खुद अब चला लूं। इसलिए मैं ये सब काम किया था, नहीं तो मेरा इरादा कभी ट्यूशन पढ़ाने का नहीं था। खैर, अब मैं उस ट्यूशन को पढ़ा रहा था, अपना पढ़ाई भी जारी रखा हुआ था, नौकरी का अब तैयारी के काम भी कर रहा था। और मैं जब छुट्टी होता था तो गांव भी जाता था। अब ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाते हुए मुझे करीब 2 महीना बीत चुका था। कई नए लड़के मेरे पास आने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं देखता था ना कि मेरे पास समय का अभाव है, मुझे खुद भी अपनी पढ़ाई करनी है
और घर जो था ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब मैं उसी घर में अब भीड़ कैसे इकट्ठा कर सकता था। मैं लड़कों को मना कर देता था, नहीं, हमारे पास वक्त की कमी है। अब लड़के बेचारे चले जाते थे, उनका शौक़ था कि मेरे से पढ़ाई करें, सीखे कुछ। मैं मैथ और इंग्लिश का टीचर एक तरह से बन चुका था। अब मैं बताऊं उस सिलसिला जो मेरे साथ में शुरू हुआ था। मैं ज़्यादातर 10:30-11 बजे तक अपने घर में, किराए के घर में पढ़ता रहता था। ट्यूशन जो ख़त्म हो जाता था ना 8 बजे, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 2 घंटे। और इसके बाद मैं खुद अपना खाना भोजन बनाता था। अब फिर पढ़ाई करने बैठ जाता था। 10, 10:30, 11 बजे कभी इतना ही टाइम होता था। अब मैं फिर अपना नींद लेने लगता। अब सुबह तड़के में 4 बजे उठ करके फिर पढ़ाई शुरू कर देता था। मेरा जो ये टाइमिंग था ना, बिल्कुल बंधा हुआ था और इसी टाइमिंग के अनुसार मैं सारा काम करता था। अब उस रात की बात बता रहा हूँ जो घटना का अब शुरुआत हुआ था मेरे साथ में। रात का करीब 12 बज रहा था। अब मैं अपने कमरे में सो रहा था। बिल्कुल बाहर का जो मौसम था बिल्कुल सही था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांत जगह हो चुका हो। शोर शराबा, हालांकि हमारे बगल के जो बगल का रोड थी ना, वहाँ पर कभी कभी ट्रैफिक की आवाज़ आती थी और ट्रैफिक की आवाज़ से कभी कभी मेरा नींद भी खुल जाता था। लेकिन उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बड़े आराम से चैन से सो रहा था और तभी हमारे दरवाजे पर किसी ने ठक 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 करना शुरू कर दिया। मेरा तो नींद खुल गया। सबसे पहले मैं घड़ी देखता था कि टाइम क्या हुआ है, और वाकई जब मैं घड़ी देखा ना तो रात के 12 बज रहे थे। कौन हो सकता है भाई इतनी रात को? जब दोबारा ठक ठक की आवाज़ आई ना तो मैं बोल पड़ा कि कौन है जी? रात का 12 बज रहा है, इस वक्त कौन हो सकता है? बताइए आप कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खोल रखा था और इंतज़ार कर रहा था कि इस बार कोई दस्तक आएगा ना तो ज़रूर जा कर के देखूंगा कि कौन है। लेकिन कुछ पल खामोशी छाई रही। अब फिर वही ठक ठक की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं बिस्तर से उठ गया, दरवाज़ा खोला और देखा ना दरवाजे खोलते हुए तो सामने एक लड़की खड़ी है। बाल खुले लहरा रहे थे। बाहर रोशनी थी, चांद की रोशनी, और चांद का रोशनी से उसका चेहरा मैं पहचान रहा था, देख रहा था। देखने में जवान लड़की थी, आंखें दूसरी तरफ घुमा रखी थी। जब मैं उस लड़की को देखा तो मैं समझ नहीं पाया कि गलती से कहीं हमारे घर तो नहीं पहुंच गई है। हमारे घर में तो कोई औरत लड़की आती ही नहीं थी। अब मैं दरवाज़ा बंद करने लगा। मुझे लगा कि गलत घर में पहुंच गई है। और तभी उसने कही कि अरे बाबू रुको रुको, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? आप टीचर हो ना, आप ट्यूशन पढ़ाते हो ना। मैं अब चौंक गया कि ये जवान लड़की अब रात को 12 बजे कौन सा ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रही है। मैं बोला हाँ, तो बताइए, इस वक्त ये सवाल पूछने मेरे घर पर आ रही हैं। देख रही हैं ना रात का 12 बज रहा है। वो बोली कि बाबू नाराज मत हो, मैं आपके पास ऐसे ही कुछ काम से आई थी। मैं बोला कि आप सुबह में आइए। वो कहने लगी नहीं, सुबह तो देर हो जाएगी, सुबह मेरे पास और भी काम होते हैं, यही मुझे वक्त मिला है और मैं इसी रास्ते से गुजर रही थी तो मैं सोचा कि क्यों ना आपसे बात कर लूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा था और वो लड़की कह रही थी कि अंदर आने तो दो, हम अंदर बैठ के बात करेंगे ना। मैं बोला नहीं नहीं, अंदर नहीं, आप दरवाजे के बाहर ही रहिए। अब बताइए क्या काम है? हाँ, मैं तो कहूँगा कि आप दिन के वक्त में आइए, ये वक्त सही नहीं है। लेकिन वो कहने लगी नहीं, मुझे दिन में वक्त नहीं मिलता, अब मेरे पास यही वक्त है। मैं बोला बताइए क्या क्या बात है?
किसका ट्यूशन आप कराना चाहती है? तब वो कहने लगी कि मेरी एक छोटी बहन है, वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है। मैं चाहती हूँ कि उसका ट्यूशन आप पढ़ाओ। मैं कहने लगा, देखिए अभी हमारे पास में इतना जगह नहीं है, हमारे जो लड़के हैं उतना ही जगह है जितना अभी हम पढ़ा सकते हैं। अभी नहीं, अगले महीने 2 महीने के बाद में आप ट्राई कीजिएगा, तब हो सकता है कि मेरे पास जगह हो, मैं पढ़ाऊँ, लेकिन अभी नहीं, जाइए आप। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन वो अपना पैर दरवाजे में फंसा दिया। मैं हैरान था कि ऐसा कोई किसी के घर में जबरदस्ती कैसे घुस सकता है। लड़की तो ऐसे ही कर रही थी, ना तो वापस जा रही थी मना करने पर, और ना मुझे दरवाज़ा बंद कर देने रही थी। मुझसे रहा नहीं गया कि ये क्या बदतमीजी है। आप लड़की हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, सीधा अब हमारे को पीछे धकेलते हुए कमरे के अंदर में आ चुकी थी, और मेरी एक टूटी फूटी कुर्सी थी, उस पर आकर के बैठ गई। अब मैं दरवाजे पर खड़ा उसको देखता रह गया, कितनी बदतमीज लड़की है। अब किसी के घर में जबरदस्ती कैसे घुसा जाता है, इससे कोई सीखे। मैं तो गुस्से में था, लेकिन वो लड़की हर तरफ मेरे कमरे को अब देख रही थी, निहार रही थी कि कौन सा सामान कहाँ पर है। और तब वो मुझे बुलाने लगी, अरे सुनो बाबू, नाराज मत हो, इधर आ जाओ, बैठो इधर अपने पलंग पर बैठो, खाट पर। मैं उस लड़की को देख रहा था, देखने में यंग लड़की और सुंदर भी थी, लेकिन इस वक्त में मेरे घर में जो आई थी ना, तो मैं डर रहा था कि अगर पास पड़ोस में कोई देख ले तो मेरी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी ना, कि मैंने अब किसी लड़की को रात में घर में बुलाया है। सब कोई मुझे इज्जत देते थे, टीचर कहते थे, तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। मैं इस चीज़ से बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो लड़की को ऐसा कोई डर नहीं था, ना कोई शर्म आया, और मुझे कहने लगी, बाबू बैठो तो सही, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, दरवाजे पे ये बात नहीं हो सकती। आखिरकार मैं मजबूर था, अब उसको भगा भी तो नहीं सकता था, और वो बदतमीज तो हो ही गई थी। अब किसी के घर में जबरदस्ती घुस करके अंदर बैठ जाना, ये तो बदतमीजी कहलाता है। मैं अब अपने चारपाई पर आके बैठ गया था, और वो पहले मेरा घर को अच्छी तरह से अब देख ली, अब फिर मेरी तरफ निगाह करके मेरी आंखों में देखने लगी। कहने लगे, टीचर जी जैसा मैं देख रही हूँ आप तो गरीबी में जी रहे हो। मैंने बोला, हाँ जी मैं गरीबी हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, अगर अमीर होता तो इस घर में थोड़ी रहता। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि देखो बाबू, आपको अगर अमीर बनना है ना, तो मैं जैसा कह रही हूँ ऐसा कर लो। मैं बोला, क्या कर लूँ? बोलने लगी कि मेरी बहन को आप पढ़ाओ, और देखो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। मैं उसकी तरफ देख रहा था, क्या मजाक है अमीर बनना? मैं अपने मन में सोच रहा था। मैं पैसे को महत्व को बहुत करीब से देखा हूँ। मेरे माँ बाप इतना परिश्रम करके मुझे यहाँ शहर में भेजे थे पढ़ाई करने के लिए। मैं उन पैसों को जानता था महत्व कितना है, पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है। ये लड़की मेरे सामने बैठी हुई कह रही मैं तुझे अमीर बना दूंगी, मजाक समझ रखा है क्या? मैं उस लड़की पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं कहने लगा, देखिए काम की बात कीजिए। देखिए सही बताऊं तो मेरे पास में वक्त नहीं है, मैं आपकी बहन को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। आप बहुत सारे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, आप जाइए उनसे मिलिए। तब वो लड़की कहने लगी, जो बात आप में है ना वो किसी में नहीं है। अब मैं तो हर हालत में चाहती हूँ कि आप मेरी आप बहन का आप ट्यूशन दो, आप बदले में जो कीमत मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। अब जिस हिसाब से बोल रही थी ना, जिस घमंड से बोल रही थी, मैं उसका चेहरा देखते ही रह गया। हाँ, मुझे उसके कपड़े लत्ते से देख करके जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि कोई धनी परिवार से है। मैं तो एक तरह से जैसा मैं था वैसा ही उसको समझ रहा था, लेकिन उसकी जो बोली थी, घमंड था, वो तो बहुत ऊंचा था। वो तो मुझे अमीर बना रही थी महीनों में, और फिर उसने ऑफर भी दे दिया था
कि मेरी बहन को आप शिक्षा दे दो, ट्यूशन पढ़ाओ, जो कीमत मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। मैं तो बड़ा दुविधा में फंस गया था। मैं बार बार करा रहा, देखिए मेरे पास में यहाँ इतना ही जगह है जितना बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ। अब अलग से आपकी बहन के लिए मैं अलग से क्लास नहीं लगाऊंगा, मेरे पास इतना वक्त है भी नहीं। वो हंस के कहने लगी, अरे बाबू, यहाँ मेरी बहन को क्यों पढ़ाओगे? मेरे घर पर आओ, आज जो आप फीस मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप एक बार हाँ तो करो। मैं पूछ बेटा कि आपका घर कहाँ पर है? वो कहने लगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट की दूरी पर है, आप आराम से आ सकते हो, जा सकते हो, कोई आने जाने में तकलीफ नहीं। मैं तो देखी हूँ कि बाहर आपका साइकिल भी है, साइकिल से भी आ सकते हो। अब बताओ कितना पैसा लोगे? मैं सोच में पड़ गया था कि ये लड़की तो ज़बरदस्ती मेरे पल्ले पड़ रही है। मैं कहने लगा, देखिए जी, मैं अभी इसके बारे में सोचूंगा, अभी मैं किसी के घर पे पढ़ाने नहीं जाता, ना वक्त मिलता है। हाँ, कभी आप आइएगा दोबारा, लेकिन दिन के टाइम में आइएगा, तब मैं इस विषय में बात करूंगा, अभी आप जाइए। मैं टालना चाहता था, लेकिन वो आसानी से टलने वाली नहीं थी। आप फिर बोली कि बाबू, मैं जो कह रही हूँ ना उसको मान लो, मेरी छोटी बहन को आप पढ़ाओ, देखो हम आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। मैं उसी के अंदाज में कहा कि देखिए, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन आप रात में नहीं, दिन के टाइम किसी टाइम में आइएगा। मैं इस बात को मैं सोचूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मुझे एक काम करना है कि नहीं करना है। मैं किसी तरह से उसको अब घर से बाहर निकालना चाहता था। अब मैं उसका जो हालात देखा था ना, कपड़ा लत्ता जिस हिसाब से पहन रखी थी, मुझे तो कहीं का महारानी नहीं दिख रही थी। वो डींगे मार रही थी एक तरह से बड़ी बड़ी अमीरों वाली। जो पैसा मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। खैर, मैं तो किसी तरह से चाहता था कि मेरे घर से निकल जाए, अब भला टले, बात की बात देखा जाएगा। लेकिन वो आसानी से जाने वाली में से नहीं थी। वो कहने लगी कि मुझे आप ही से ट्यूशन पढ़ना है, मैं अपनी बहन को आप ही से ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। अब मैं कहने लगा कि हाँ पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, आप जाइए इस वक्त में, कभी 1-2 दिन में आइएगा दिन में, फिर हम दिन में बैठ के बात कर लेंगे। ये रात इस वक्त सही नहीं है, पड़ोसी हमारे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वो मुस्कुरा के कहने लगी, अरे उसके लिए आप बेफिक्र रहो, मुझे कोई नहीं देखेगा। मैं थोड़ा हैरान था उसकी भाषा पर, बोली पर, कि कैसे कोई नहीं देखेगा। रात के टाइम दरवाजे पर दस्तक दे के आ रही है, पड़ोसी कोई जाग गया होगा तो ज़रूर देखा होगा कि लड़की रात में मास्टर जी के घर में क्यों आई है। बाकी में मुझे बहुत शर्म महसूस हो रहा था। मैं शर्म इसलिए महसूस कर रहा था कि पड़ोसी मुझे देखेगा तो अब किस नज़रों से मुझे सुबह में अब मुझे देखेगा, मुझे पता था उस चीज़ को। लेकिन वो लड़की आसानी से टलने वाली नहीं थी। वो कहने लगी, मुझे पानी तो पिलाओ ना, प्यास लगी है। मैं जल्दी से मटके से पानी निकाल के गिलास में दिया, ये लीजिए जी, हाथ में पकड़ा दिया। वो पानी तो पी गई, फिर उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मास्टर जी अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जो आपको बताई ना, ऑफर दिया ना, इस पर ध्यान देना। अब मैं फिर कभी भी आऊँगी, लेकिन आप इस बार आऊँगी ना तो आप नाम मत कीजिएगा। सुनिए, मैं आपको गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन आप इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे। मैं तो बस टालने के मूड में था। मुझे लग रहा कि लड़की लंबी लंबी फेंक रही है, इसमें वैसा कोई वो अमीरी वाला बात नहीं दिख रहा है। अब मैं कहने लगा कि हाँ, मैं ज़रूर आपकी बात को अब गौर करूँगा, फिर कभी आइएगा, इस वक्त में नहीं। मैं बहुत मुश्किल से उस लड़की को घर से बाहर निकाला था। जैसे ही बाहर निकली, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। लेकिन झिर्री थी, मैं उस झिर्री में देखने लगा। वो लड़की काफ़ी देर तक मेरे दरवाजे पर खड़ी रही। दरवाज़ा बंद होने के बाद में आसपास देखती रही। फिर धीरे 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 अब रोड की तरफ निकल गई। इसके बाद वो नज़र नहीं आई। मैं चैन का सांस लिया कि चलो जी, बला चली गई, अब हम कभी उससे मिलेंगे नहीं।
आई रात में क्यों आई थी भाई? मैं कई तरह की बातें सोच रहा था। मुझे लगा कि दिमाग से कहीं ऐसी तो नहीं है, लेकिन बोलचाल से ऐसी नहीं लग रही थी। खैर, मुझे नींद आ रही थी और रात का वक्त था, नींद से उठा था। मैं अब जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गया था। सुबह 4 बजे फिर उठना था। और इसके बाद वो लड़की मुझे 2 दिन तक कभी भी ना दिन में मिली ना रात में मिली। मैं सोचा चलो उस बला से मेरी पीठ छूटा, भगवान ना करे वो दोबारा मेरे पास में आए। हाँ, मैं उसको देख करके अजीब मेरा दशा हो जाती थी। जैसे रात में देखा था, परेशान सा हो गया था। जवान खूबसूरत लड़की, मेरे लिए तो बहुत अच्छी मैंने सुंदरता थी उसकी देखने के लिए, लेकिन मैं डरता था पड़ोसी से कि पड़ोसी क्या कहेंगे भाई कि मास्टर जी का करेक्टर ऐसा है, ये करेक्टर लेस हो गए। कई तरह के दिमाग में बात चलती थी। अब मुझे उस लड़की की तरफ देखना अच्छा भी लगता था। मैं कई बार चोरी नज़र से उसको देखा भी था घूर करके, और वो सर से पैर तक देखने में तो गजब की खूबसूरत थी। अब मैं यही सोच विचार करने लगा। अपना जो जीवन शैली था रोज का चल ही रहा था। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, वो लड़की दोबारा कभी आई नहीं। और इसके बाद मैं उस लड़की को भूल ही चुका था। मैं समझ गया था। अब मैं उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया। 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। और वो संडे की रात थी। मैं संडे की रात को अब क्लास वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता था। मैं कुछ अपने यार दोस्तों के पास जाता था, उनसे मिलता था। फिर हंसी मजाक का दौर चलता था। कभी कभी भोजन उन्हीं के घर पर कर लेता था। बातचीत होते होते अब रात का 10 साढ़े 10 बज जाता था। फिर मैं अब दोस्तों से विदा लेकर के अपने घर पर आ जाता था। शाम का यही हमारा प्रोग्राम होता था। जब मैं अपने घर में आया ना, दरवाजे का ताली खोला और जैसे ही घर में प्रवेश किया ना, तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पीठ के पीछे से आया। गर्मी का टाइम था और ठंडी हवा का झोंका इतने तेजी से मेरे पीठ के पीछे आया ना, तो मैं एकदम चौंक ही गया था कि भाई गर्मी के टाइम में ये ठंडी हवा का झोंका आया तो कहाँ से। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अब मैं अपने बिस्तर पर आ चुका था। फिर दरवाज़ा तो मैंने बंद कर दिया था। बिस्तर पर आकर के जैसे ही लेटा, फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। अब जब दस्तक होने लगी ना, तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था कि कौन आ गया भाई। तब मुझे उस लड़की का ध्यान आया, तो मैं एक तरह से बेचैन हो गया था कि अरे भाई, आज भी वही वक्त है। अब पड़ोसी कहीं जाग रहे होंगे तो मेरे लिए तो फजियत हो जाएगी। मैं पूछ ही बैठा कि कौन है जी दरवाजे पर, लेकिन आवाज़ कोई नहीं आई। फिर शांति हो गई। मैं कुछ देर तक इंतजार करता रहा, दरवाज़ा खोलने नहीं गया मैं। फिर कुछ देर के बाद में वही दस्तक, ठक 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 दरवाजे पर। इस बार मैं उठा, पूछता कौन है दरवाजे पर जी, कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं जब झिरी में देखा ना दरवाजे पर, तो बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल दरवाजे पे कोई था ही नहीं। मैं वापस मुड़ने लगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुआ। इस बार मैं झिरी पर नहीं देखा बाहर के कौन है। दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, तो वही लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, बीचों बीच, और खुले हुए बाल उसके लहरा रहे थे। मैं जब उसको देखा ना, तो दंग रह गया था कि ये लड़की फिर आ गई मेरे पास में। मैं दरवाजा बंद करना चाहा, तब तक तो मुझे ढकेलते हुए कमरे के अंदर आ चुकी थी, और उसी कुर्सी पर आकर के बैठ गई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी उसको देख करके। मैं बिल्कुल उस टाइम तो बोल ही नहीं पाया था। दरवाज़ा खुला का खुला, मैं दरवाजे के पास खड़ा बस उसकी तरफ देख रहा था। ये बला फिर मेरे घर पर आ गई। अब ये क्या करने वाली है। मैं तो इसके घर पे जाऊंगा नहीं ट्यूशन लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने मन में जैसे प्रतिज्ञा कर लिया था। ये तो बड़ा बदतमीज है, ये किसी घर में ऐसे आया जाता है।
ये तो दादागिरी इसकी है। लड़की जात है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। यही सब सोच रहा था तब तक लड़की बोली, मास्टर जी दरवाज़ा तो बंद कर दो, आओ इधर, आपसे बात करनी है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने मुझे जैसे आदेश दिया कि दरवाज़ा बंद करो, ना जाने कैसे मेरे हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आज दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। आज जैसे मैं मशीन बन चुका हूँ। वो मुझे बोल रहे कि आप वहाँ खड़ा क्यों हो, आओ अपनी जगह पर बैठो तो सही, अब आपसे बात भी तो करनी है। मैं जैसे मशीन की तरह हो चुका था। अब मैं अपनी चारपाई पर जाके बैठ गया, उसकी तरफ देख रहा हूँ। अब वो मुझे निहार रही है, घूर रही है। कह रही, मास्टर जी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। बस मैं उसकी आवाज़ सुनता जा रहा था। और उसकी आवाज़ उस वक्त मेरे कानों में जो पड़ रही थी ना, वो शहद की तरह लग रही थी। बहुत मीठी आवाज़ लग रही थी। दिल तो यही कह रहा था कि बस ये बोलते जाए, हाँ मैं सुनता रहूं। ऐसा ही मेरे दिमाग उस टाइम में हो चुका था। तब वो कहने लगी कि मास्टर जी आप भूले तो नहीं ना मुझे? देखिए ना, मैं उस रात को जब आपके पास से गई ना, तो मैं सोचती रही कि नहीं, आपको इस तरह से मुझे बोलना नहीं चाहिए। अब देखिए मुझे रहा भी तो नहीं गया। मैं आके दोबारा, अब मेरा वही है, मैं जो पहले बोल रही थी ना कि मैं आपको गरीबी से बाहर निकाल दूंगी। बस मेरी बहन का आप शिक्षा दे दीजिए। अब मैं फिर देखो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती हूँ। अब मैं तो बस उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। अब फिर जैसे मेरे से पूछ रही हो कि मास्टर जी बताओ तो सही, आप कुछ बोलो तो सही। लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ। बस मुझे तो यही लग रहा था कि बहुत मीठी बोली बोल रही है। अब मुझे आवाज़ पसंद आ रही है, बस ये बोलती रहे, मैं सुनता रहूँ। तब वो कहने लगे कि मास्टर जी देखिए ना, मैं बहुत आस से आई हूँ, आप मुझे निराश मत कीजिएगा। मुझे आप बहुत पसंद भी हो, तो क्या कहते हो आप, मेरी बहन को आप शिक्षा दोगे ना? हाँ तो बोलो कम से कम। जैसे उसे मेरे दिमाग को इशारा किया हो। अब मेरा दिमाग कह रहा कि हाँ 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 तो बोल। अब मैंने सर हिला दिया। तब वो प्रसन्न हो चुकी थी। मैंने जब आई थी ना, तब मैं देखा था कि उसके हाथ खाली थे, लेकिन अब उसके हाथ में एक थैला भी लटका हुआ था और उस थैले को हिला रही थी। और कहने लगी कि मास्टर जी इस खुशी में मुंह मीठा हो जाए। आप तो मान गए, मुझे तो लग नहीं रहा था कि आप इतनी आसानी से मानोगे। चलो मिठाई आपको खिलाती हूँ। मैं तो जैसे मशीनी मानव बना हुआ था, चारपाई पे बैठा। मैं उसको घूर रहा था, देख रहा था। वो मुझे इतनी खूबसूरत परी के समान लग रही थी। मुझे लग रहा था कि बस उसका देखता रहूं, उसकी आवाज़ सुनता रहूं। वो तो मुझ पर ऐसा कुछ जादू कर दिया था। अब फिर उस थैले में से एक पीतल का डब्बा निकाली। वो डब्बा जैसे पुरानी ज़माने वाला था, बना हुआ था उस टाइप का। वो उसको डब्बे को खोली। अब वो डब्बा मेरे पास लेके पहुंच गई। कहने लगी मास्टर जी इसमें से मिठाई निकालो ना, देखो आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ। मैं मशीन की तरह अब उसमें अपना हाथ डाला। जब निकाला तो एक लड्डू निकला उसमें से। कहने लगी इस लड्डू को स्वाद लीजिए। वाकई में मैं वही कर रहा था जो चाह रही थी। उस लड्डू का मैं आनंद लेने लगा। वास्तव में ऐसी लड्डू मैंने कभी खाया नहीं था। इसके बाद तो मेरे शरीर में जैसे बिजली चमकने लगी, बिजली का पावर शक्ति आ चुकी थी लड्डू खाने के बाद में। अब मुझे यही लग रहा था कि मैं बहुत शक्तिशाली बलवान हो चुका हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी में ताकत नहीं हो सकती। आज जब वो लड़की बार बार मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब फिर जब वो बोलने लगी कि हाँ अब कैसा लग रहा है मास्टर जी, आपके शरीर में कुछ बदलाव हुआ है, बोलो तो सही। जैसे वो मुझे इशारा कर दे कि बोलो। मैं सर हिलाया, बोल नहीं पा रहा था, बस जवाब दे रहा था सर हिला करके। तब वो कहने लगी कि मास्टर जी मैं बहुत आपको चाहती हूँ,
जब से मैंने आपको देखा है ना, जब हमारे घर के पास से गुजर रहे थे, तभी तो मैं आप पर फिदा हो गई। देखिए ना, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। आप मुझे क्यों नहीं चाहते? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या आपके मैं लायक नहीं हूँ? देखो ना मास्टर जी, मुझे ध्यान से देखो, कोई कमी हो तो बताओ, वो कमी भी मैं दूर कर दूंगी। लेकिन मैं अब जैसे मैं जादू से बंधा हुआ, बस जैसे वो इशारा करती थी, मैं हाँ हाँ में सर में हिलाता था और कुछ बोल ही नहीं पाता था। आखिरकार उसका इरादा जो था, मैं उस टाइम तो नहीं समझ पाया था। हाँ, मैं जैसे अब जादू में हूँ, लड्डू खा करके मेरे शरीर में भरपूर ताकत का एहसास भी हो रहा था। और वो तो लड़की यही चाहती थी, उसका इरादा यही था, मेरे साथ रात बिताने के लिए। हाँ, वो अपना मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। हाँ, मैं सपनों की दुनिया में आ चुका था, नींद में आ चुका था। वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि कब मेरे बिस्तर पर आकर लेटी, कब मेरे बिस्तर से हटकर गई, कुछ भी याद नहीं था। मैं तो ऐसा महसूस होता था ना कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, सब कुछ ये स्वप्न है। मैं जब आँख खोलूँगा ना तो सब कुछ गायब हो जाएगा। लेकिन सुबह में जब मैं सो के उठा ना, जब कहा जाए कि मैं अपने होश में आया, तो मैं देख करके दंग रह गया था। मैं ऐसे ऐसे चीज़ उस घर में देखा जो हमारे घर में कभी था भी नहीं। एक तो वो पीतल का लोटा, जैसे जिसमें लड्डू था, वो मेरे घर पर रखा हुआ था, वही कुर्सी के बगल में। और कुछ फूल की पंखुड़ियाँ जो मेरे चारपाई पर बिछरा हुआ था। कहाँ से आ गया भाई? और वो स्वप्न मुझे अब स्वप्न होकर के मेरे साथ में वो घटी घटना थी, लेकिन वो स्वप्न के मुआफिक लग रहा था मुझे। मैं जब अपने होश में आया, यूं कहा जाए कि मैं नींद से जागा, तो मुझे वो स्वप्न ही महसूस हो रहा था। और वो मीठा स्वप्न ऐसा था कि मैं अब उसी में एक तरह से डूबा हुआ था। वो स्वप्न का मज़ा मैं अब ले रहा था कि क्या मेरे साथ में ऐसा हुआ है। वो लड़की मेरे साथ रात भर मेरे बिस्तर पर रही, ऐसा हो सकता है, मैं यही सब अनुमान लगा रहा था। लेकिन जब वो पीतल का बर्तन देखा, मैं अपनी चारपाई पर पंखुड़ी गुलाब का बिखरा हुआ देखा, और तब मेरा रहा सा जो शक था वो दूर हो चुका था। लेकिन अब लड़की वो मेरे बिस्तर पर नहीं थी, सुबह हो चुकी थी। अब मैं उसी लड़की के अब ख्यालों में खोया कि आखिर कौन है सकती लड़की, ये मेरे घर पर क्यों आई थी, क्यों मुझे इतना बड़ा ऑफर दे रही कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी, तुम मेरी बहन का अब ट्यूशन पढ़ा दो। आज सही मायने में सुबह उठा ना, तो मुझे यही सब चीज़ बार बार मुझे याद आ रही थी। मैं अपना काम जो था करना भूल चुका था। अब मुझे कई बार लगता था कि ये सब रियल नहीं हुआ है, मुझे लग रहा था ये सब स्वप्न में हुआ है। आज स्वप्न कभी सच्चा नहीं होता है। लेकिन जो मैं चीज़ देख रहा था ना, पीतल का लोटा कहाँ से आ गया जिसमें वो लड्डू था, और वो गुलाब की पंखुड़ी जो मेरे चारपाई पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, ये झूठ नहीं बोलती। खैर, मुझे पढ़ना भी था, बहुत सारा दिन का जो काम था वो करना था। अब मैं उन चीज़ों में लग चुका था। लेकिन बीच बीच में उस लड़की का शक्ल मेरे सामने आ जाता था, मुस्कुराता हुआ चेहरा। खैर, शाम हुई, लड़के आ चुके थे जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता था। अब मैं पढ़ाने लगा, और मैं जब मेरा ध्यान भटकता ना, उस लड़की की तरफ में आकर्षित हो जाता था। जैसे लग रहा था कि मेरे उसी कुर्सी पर बैठी हुई है, और वो वहीं बैठी हुई मुझे निहार रही है। लड़के मुझसे सवाल पूछते कि मास्टर जी ये सवाल बताइए, तो जैसे मैं सपने में होता था। तब लड़के दो चार बोलते, मास्टर जी कहाँ खो गए। और तब मैं लड़के की तरफ बोलता, हाँ हाँ क्या पूछ रहे थे। ये मेरे साथ में पहली बार हो रहा था। लड़के भी समझ नहीं थे कि अचानक मास्टर जी को क्या हो गया है। अब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कभी ऐसा था नहीं, मेरा दिमाग भटकने लगा था। खैर, लड़के जाने के बाद मैं अब अपना हाथ पैर मुंह धोने की गया। अब मुझे अब आराम भी करना था,
और कुछ पढ़ाई भी करनी थी। मैं सोचा कि पहले थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ 1 घंटा, और इसके बाद 12-1 बजे तक जग करके पढ़ाई करूँगा और फिर सो जाऊँगा। कभी कभी मैं ऐसा भी करता था, और वही मैं हाथ पैर धो करके अपने बिस्तर पर आ चुका था। और जैसे ही आँख लगी, मैं तो सपनों की दुनिया में खो गया था। मुझे लगा कि वही लड़की मेरे साथ में है और हम ना जाने किस जगह पर घूम रहे हैं। लड़की कह रही कि आओ ना मास्टर जी, यही मेरा बगल में घर है, आओ मैं अपने बहन से मिलाती हूँ जिसको आपको ट्यूशन पढ़ाना है। मैं अपने परिवार से मिलाती हूँ। अब मैं उसके साथ में चला जाता हूँ। मैं घर देखता हूँ ना तो बाहर में एक झोपड़ी सा नज़र आता है। अब मैं हैरान हो जाता हूँ कि झोपड़ी में रहने वाली अब मुझे धन दौलत देने वाली थी, मुझे अमीर बनाने वाली थी। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन वो झोपड़ी के अंदर मुझे ले जाती है, और जैसे ही झोपड़ी के अंदर मैं जाता हूँ ना, वो झोपड़ी अंदर से महल के अनुसार महल की तरह हो जाती है। चमकता हुआ महल, हर सुख सुविधा उस झोपड़ी में मौजूद है। और वो झोपड़ी कोई झोपड़ी नहीं है, जैसे वो झोपड़ी उस जगह का एक दरवाज़ा है। और जैसे ही हम झोपड़ी के अंदर प्रवेश किए, अब मुझे कमरा ही कमरा, अब महल जैसे दिखाई पड़ने लगा था। अब मेरी देख करके आंखें विस्मय से फैल चुकी थी, और वो मुझे एक कमरे में लेके जा रही थी। आओ मास्टर जी, मैं अपनी बहन से मिलाऊं। आज जब मैं उस कमरे में जाता है जिस लड़की को मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, ताकि मैं उसको देख सकूं कि कौन लड़की है, कैसी है, पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी। आज जब मैं जाता हूं ना तो देख करके हैरान हो जाता हूं। वो लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं, जुआ लड़की है। हाँ, वो जैसी ये लड़की थी उसकी साइज में डबल थी, मोटी तगड़ी, और चेहरे पर एक बड़ा सा मस्सा था जो किसी बैलून की तरह, छोटा बैलून की तरह लग रहा था। और जब मैं उसकी शक्ल देखा ना तो मैं डर चुका था। मैं अब डर से कांप गया कि हे भगवान, कैसी शक्ल है, इसके चेहरे पर इतना बड़ा बैलून सा लटक रहा है, और ये देखने में कितनी हट्टी कट्टी है, और इस लड़की से तो डबल लग रही है, उम्र भी इसका ज़्यादा है, इसको अब मैं कैसे ट्यूशन पढ़ाऊँगा। अब मैं मन में सोच लिया कि नहीं नहीं, मैं ट्यूशन इसका नहीं पढ़ा सकता। मैं इस घर पर आया कैसे, मैं इस घर से जल्दी निकल जाऊं। अब मैं भागना चाहता हूं उस घर से, लेकिन मैं ये दरवाज़ा ही नहीं मिलता है कि मैं किस दरवाजे से अंदर आया था, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। जैसे उस घर के चक्रव्यूह में फंस चुका हूं। आखिरकार मैं निकल नहीं पाता। जिस दरवाजे में घुसता हूँ उसके पीछे और कोई दरवाज़ा, फिर उसके पीछे और कोई दरवाज़ा। अब ये दरवाजे का खेल भारी पड़ चुका था। एक जगह पर मैं रुक करके अब डर चुका था। मैं सोच लिया था कि मैं अब इस जगह से कभी वापस नहीं निकलूँगा। और तभी मेरी नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुल जाती है ना तो मेरे बिस्तर पर वही लड़की बैठी हुई है। कह रही, क्या सोच रहे हो मास्टर जी, क्या सोच रहे हो। तब मैं उस लड़की को देखता हूँ, अब मैं डरा हुआ रहता हूँ। अब मैं जब दरवाज़ा देखता हूँ तो दरवाज़ा दोनों पल्ला खुला हुआ है। ये कैसे हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि दरवाज़ा मैं बंद करके अब बिस्तर पर आया था, या मैं गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। ये लड़की अंदर आ चुकी है। वो लड़की मुझे मुस्कुरा करके उठा रही है कि उठो ना मास्टर जी, उठो ना, कितना सोओगे, देखो मैं कितनी दूर से आई हूँ आपके लिए। तो आपने क्या सोचा, मेरी बहन को आप शिक्षा ग्रहण कराओगे ना। मैं बोला नहीं नहीं, मैं आपके घर पर कभी नहीं जाऊँगा। मैं आपकी बहन को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, आप कृपा करके मेरे घर से बाहर निकल जाइए। लेकिन वो लड़की एकाएक गुस्सा हो गई और कहने लगी कि नहीं मास्टर जी, मैं तो आपको अपने साथ लेके चलूँगी, आप मना नहीं कर पाएंगे। आपने मेरा ताकत देख लिया है, कल रात को आपको याद है कुछ। तब में मुझे समझ में आया कि ये तो कोई जादूगर नहीं है भाई। मुझे वो रात का पल सब याद आने लगा। ये तो कुछ भी कर सकती है। मेरे दिमाग में ना जाने ऐसा क्या कर दिया कि मैं उसके बस में हो गया था।
मुझे अब लग चुका था कि मैं बहुत बड़ा खतरे में फंसने वाला हूँ। अगर एक बार इस खतरे में फंस गया ना तो मैं दोबारा निकल नहीं पाऊँगा। ना जाने ये लड़की मेरे साथ में क्या खेल खेलना चाहती थी। एक तरह से मैं डर चुका था। अब मैं कहने लगा कि देखिए मैडम, आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। मैं आपके घर कभी नहीं जाऊँगा। आप ये गलतफहमी जो पाल रखी है ना कि आपकी मैं सिस्टर को मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, तो मैं ये ऐसा करने वाला नहीं हूँ। और ना मैं आपके साथ दोस्ती चाहता हूँ। आप कृपया मेरे घर से निकल जाइए। मुझे गरीब ही रहना पसंद है, लेकिन आपके साथ मैं कभी नहीं जाऊँगा। लड़की मुझे धमकी देती रही कि देखो, तुम सही नहीं कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है और मेरे साथ में जुड़ोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। करना क्या है, मेरे घर पे चलना है और मेरी बहन को शिक्षा देना है। मैं सपने में सब कुछ देखा था। अब मैं कहने लगा कि वो इतनी मोटी तगड़ी, वो आपकी बहन है ना, जिसके गाल पर गुब्बारे जैसे मस्सा लटका हुआ है, वही है ना। तब हंस के कहने लगी, हाँ, क्या वो बुरी है क्या? मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आप जितना जल्द हो सके मेरे घर से बाहर निकल जाइए, और नहीं तो मैं अपने पड़ोसियों को बुला लूँगा, चिल्लाऊँगा। वो मेरी बात सुन करके हंसने लगी और कहने लगी कि चिल्लाओ ना, किसने रोका है, बुलाओ अपने पड़ोसियों को। अब वाकई में मैं चिल्लाने लगा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ लग रहा है कि इसी कमरे में गूंज करके रह जाती है। मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही है। आखिरकार मैं बहुत डर चुका था। मुझे लगने लगा कि उस दिन जैसा सब कुछ कहीं ये लड़की ना करे जो उस रात को मेरे साथ में किया था। अब वाकई में वो पल डरावना था। अब फिर उसने मेरी आंखों में देखना शुरू किया ना, तो मैं अपना होश खोने लगा था। अब मुझे बस यही याद था कि वो लड़की मुस्कुराते हुए मेरे बिस्तर पर आई थी और कहने लगी, तुम सो, तुम आराम करो, तुम सो जाओ। और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। सुबह जब आँख खुली ना, यूँ कहा जाए कि मैं होश में आया, तो सबसे पहले मैं अपना बिस्तर देखा। बिस्तर पर वही गुलाब की पंखुड़ी फैली हुई। लड़की उस कमरे में थी नहीं, सुबह हो चुकी है। और तब वो गुलाब की पंखुड़ी मुझे एहसास करा रही थी कि जो कुछ रात में हुआ है वो स्वप्न नहीं है, रियल टाइम मेरे साथ में घटी घटना है। अब वाकई में मैं इतना डर चुका था ना कि मैं सोच लिया कि अब इस जगह पर मुझे रहना ही नहीं है। अब मैं अपने गांव जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। सारी घटना अपने माता पिता को बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। कहीं मैं यहाँ रह कर के किसी जाल में ना फंस जाऊं। अब मैं लग रहा था कि जाल का शुरुआती अब जगह आ चुका है। अब बस उसमें मैं एक बार गिरा ना तो फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगा। डर इतना लग रहा था। अब मैं जादू टोना पर कभी विश्वास नहीं करता था, ना मैं भूत प्रेत पर विश्वास करता था। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ में चल रही थी ना, मुझे यकीन करना पड़ गया। तब मैं सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने गांव पहुंच गया। मेरे माता पिता मुझे देख करके हैरान थे और कहने लगे, अरे नवीन बेटा, बिना छुट्टी किए हुए अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं चल रही है, अब तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ क्यों आ गया? क्या हुआ बेटा? कोई तकलीफ होता तो हमें बताता। मैं सब कुछ कहानी जो मेरे साथ में चल रही थी, अब मैं सब कुछ बताने लगा कि मम्मी पापा ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। वो लड़की मेरे बार बार घर पर आ रही है और ज़बरदस्ती मुझे लेके जाना चाहती है ताकि मैं उसके बहन को ट्यूशन पढ़ा सकूं। अब बदले में वो बहुत सारा धन देना चाहती है। मेरे माता पिता अब पुराने लोग थे और तंत्र मंत्र पर विश्वास भी करते थे, भूत प्रेत को भी मानते थे। और तब वे मेरी बात सुन कर के डर से गए थे। मेरी माँ तो रोने लगी थी। मेरे पापा माँ को शांत करा रहे थे कि चुप रहो, तुम रोगी तो तुम्हारे लड़के का क्या हाल होगा, शांत रहो, मुझे सोचने दो। अब फिर मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तूने अच्छा काम किया तो इस टाइम यहाँ पर आ गया। मैं ये प्रबंध कराऊंगा और उस लड़की से तो मैं तेरा पीछा छुड़ा दूंगा। तो यहाँ पर रह कुछ दिन
अब मैं अभी निकल रहा हूँ, अब फिर मैं अपने गुरुजी को लेके आ रहा हूँ। पिताजी माँ को बहुत समझाए कि देखो तुम बेटे के सामने आंसू मत बहाओ। आप मुझे भी समझाया कि बेटा डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। तू सही समय पर यहाँ पर आ गया, अगर तू नहीं आता तो हो सकता है तेरे साथ में कुछ बुरा भी हो जाता। तो लालच में पड़ जाता, उस लड़की की बातों में आ जाता। अगर तू उस घर में चला जाता ना बेटा, तो तू दोबारा उस घर से बाहर नहीं निकल सकता, जैसा मैं जान रहा हूँ। जब पिताजी ने यह बात मुझे बोला ना, तो सही में मैं डर चुका था। वो भयानक सपना मुझे याद आने लगा कि मैं जिधर भाग रहा हूँ, दरवाजे से निकल रहा हूँ, उस घर में से एक दरवाज़ा दूसरा आ जाता है। वो उस दरवाजे में पहुँचता हूँ तो तीसरा दरवाज़ा आ जाता है। मैं जिधर भी भागता हूँ, घर से बाहर निकल नहीं पाता हूँ। आप सब कुछ मेरे सामने में जैसे सिनेमा चल रहा हो, मैं सब कुछ आंखों में सब कुछ देख रहा हूँ। अब मुझे डर तो होना ही था, लेकिन अब पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा सही समय पर आ गए हो, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं अपने गुरुजी के लेके आ रहा हूँ। इसके बाद पिताजी बाहर निकल गए थे। अब माँ मुझे समझा रही थी कि बेटा अब डरने को सकता नहीं, पिताजी गए ना, अब गुरुजी को लेके आएंगे, सब कुछ गुरुजी सही कर देंगे। अब वही हुआ। दोपहर में पिताजी लौटे एक बुजुर्ग के साथ में, सफ़ेद दाढ़ी वाले, और शरीर जैसे मांस तो था ही नहीं। कैसे चल रहे थे मुझे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन चाल नौजवान जैसी थी। आए मेरे घर पर, आप फिर मुझे देखे, आप फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे वाह बेटा, तूने तो शादी भी कर ली उस लड़की के साथ में। अब तो मेरा चेहरा शर्मा गया था, मैं मुंह कहाँ छुपाऊं। लेकिन ये बात मैं सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया था, बंधे हुए अंदाज में। मैं ये तो नहीं बताया था कि मैं उस लड़की के साथ सुहागरात मनाया था, लेकिन बंधे हुए अंदाज में सब कुछ बता दिया था। लेकिन गुरुजी जब आए ना, तो इस बात को तो खोल कर रख दिया कि वाह बेटे, तूने तो उस लड़के के साथ ब्याह भी रचा लिया, बहुत अच्छे गए थे। इसके बाद में वाकई में मुझे लगने लगा था कि गुरुजी सब कुछ जान चुके हैं। अब फिर वो झाड़ फूक मेरे साथ में करने लगे थे। हाँ, टाइम जरूर लगा था। अपने साथ थैले में अब कई किस्म के तो जंगली लकड़ी लेके आए थे। वो कह रहे थे ये जादू टोना वाली लकड़ी है। मेरे पिताजी बाद में बताए थे कि वो ऐसे ही तंत्र मंत्र करते हैं। और वाकई में जब 2-3 घंटा झाड़ फूक मेरा चला, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर जो भारी भारी सा लगता था ना, वो बिल्कुल हल्का हो गया। गुरुजी कहने लगे कि बेटा अब तेरा शरीर कैसा लग रहा है। तब मैं बोला कि हाँ जी, पहले तो कुछ भारी भारी सा लग रहा था, अब मुझे शरीर हल्का सा लग रहा है। तब मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटा दोबारा उस लड़के से शादी मत कर लेना, उससे दूर ही रहना, मुस्कुराते हुए। अब मैं तो बस शर्मा सा गया था। इसके बाद गुरुजी चले गए थे। मेरे पिताजी को बहुत कुछ बताया था। इसके बाद पिताजी मेरे को बताना शुरू किया। कहने लगे कि बेटा गुरुजी ने बताया है ना, वो लड़की वास्तव में, अब क्या बताऊं, ना ही बताएं तुम्हें बेहतर है। अगर तुम उसके जाल में फंस जाते ना, उसके घर पर चले जाते एक बार, वाकई में तुम उस घर से निकल नहीं पाते। तुम कहाँ खो जाते तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता। हम लोग तो ढूंढते रह जाते कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। तुम मुझे मिल नहीं पाते। अच्छा क्यों बेटा कि तुम इस जगह पर आ गए। मैं कहने लगा पिताजी आखिर वो लड़की कौन थी, कौन थी, आप बताओ तो सही। अब मेरे पिताजी कहने लगे छोड़ो बेटा, आप समझ लो ना कि तुम भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं करते हो ना। मैं कहने लगा कि नहीं पिताजी, लेकिन अब मैं करने लगा हूँ। तब पिताजी कहने लगे कि समझ लो एक वो भूतनी थी जो तुम्हारे पास आई थी, तुम्हें भरमा करके अपने घर तक ले जाना चाहती थी। और उस घर में तुम चले जाते ना तो कभी भी सूरज देख नहीं पाते। तुम अमीर कैसे बनते, वो तो तुम्हें वो धोखा दे रही थी ताकि तुम उसके लालच में पड़ जाओ और तुम उसके साथ चले जाओ। अच्छा हुआ बेटा, और आगे से भी ध्यान रखना। और सुनो, जिस जगह पर तुम रहते हो ना,
उस जगह को खाली कर देना, दूसरी जगह पर कोई घर ले लेना। थोड़ा महंगा है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। हाँ, तुम्हारे साथ 1 हफ्ता तुम्हारे साथ में रहूँगा। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब मैं लौटूंगा। वाकई में मेरे पिताजी ने ऐसा ही किया था। हम लोग दोबारा शहर गए, उस घर को खाली किए। अब फिर वहाँ से दूर कॉलोनी में हमने घर लिया। थोड़ा ज़रूर महंगा था। पिताजी मेरे साथ में 1 हफ्ता रहे, हर चीज़ को देखते थे वो। और थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि मेरे पिता भी तंत्र मंत्र का ज्ञानी हैं। लेकिन जब सब कुछ सामान्य से रहने लगा, वो लड़की मेरे आसपास दोबारा नहीं आई, तब पिताजी को थोड़ा विश्वास हो गया कि अब सब कुछ सही है। अब इसके बाद वो घर चले गए। अब फिर मैं भी अब उस लड़की को भुला चुका था। फिर से हमारा वो एक सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन मैं अब ट्यूशन पढ़ाना कतई बंद कर दिया था। लड़के ज़रूर बोलते थे कि मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा लीजिए। मैं कहता कि भैया ट्यूशन मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। और उसके बाद मैं कभी भी लड़कों का ट्यूशन अपने घर में दिया नहीं, न कभी किसी के घर पर पढ़ाने गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नवीन जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ। चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब दिया हुआ है, उन पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। और ये भी चैनल दोस्तों आप ही का है, तो इसको भी अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।